Hello friends, very good morning to all of you my dear CSC aspirants. So friends, हम डिस्कस कर रहे हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर और आज के लेक्चर्स इसी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में पंचायती राज हम डिस्कस कर रहे हैं और पंचायती राज हमने डिस्कस किया और अब इसके फीचर्स साइलेंट फीचर्स क्या होते हैं कि क्या फंक्शंस होते हैं क्या फैक्टर्स होते हैं आज हम इनको डिस्कस करेंगे साइलेंट फीचर्स के बारे में. सो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्ट दिस लेक्चर्स सभी से ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक करें और सब तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं और खुद भी इन्फॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करें. दोनों ही प्रिलिमिनरी एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है. काफ़ी हद तक इससे इंडियन पॉलिटी से 8 से 10 क्वेश्चन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और यूपीएससी पीएससी दोनों के लिए ही ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल कंपोनेंट है, इंक्लूडिंग अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे सर्विस सिलेक्शन कमीशन हुआ और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जेएनके हुआ. इनमें भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो फ्रेंड्स, साइलेंट फीचर्स ऑफ द पंचायती राज में जो एक्ट होता है वो ग्राम सभा पहला एक्ट करता है. ग्राम सभा यानी विलेज पंचायत जिसको हम बोलते हैं, ये एक्ट प्रोवाइड्स करता है ग्राम सभा के लिए फाउंडेशंस ऑफ द पंचायती राज सिस्टम. It is a body consisting of person registered in the electoral rolls of a village comprised within the area of panchayat at the village level. इसी तरीके से ये विलेज की असेंबली होती है जो कंसिस्ट करती है ऑफ ऑल द रजिस्टर्ड वोटर्स इन द एरिया ऑफ ए पंचायत. ये एक्सरसाइज करती है, इट शैल एक्सरसाइज सच पावर्स एंड परफॉर्म्स सच फंक्शंस एट द विलेज लेवल एज द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट डिटरमाइंस. जो स्टेट की लेजिस्लेचर डिटरमाइन करती है उन पावर्स एंड परफॉर्म्स को ये फंक्शन करती है विलेज पंचायत. ये 3 टायर सिस्टम होता है. ये एक्ट जो है, द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर ए 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज इन एवरी स्टेट, दैट इज पंचायत एट द विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल. इंटरमीडिएट यानी ब्लॉक लेवल्स और डिस्ट्रिक्ट लेवल जिला परिषद. इसी तरीके से दस द एक्ट ब्रिंग्स अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन द स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज थ्रू आउट द कंट्री. However, a state having a population not exceeding 20 lakh may not constitute panchayats at the intermediate level. जब तक इसी तरीके से वो स्टेट जिसकी पॉपुलेशन 20 लाख से एक्सीड ना हो वो पंचायत जो इंटरमीडिएट लेवल पर कंस्टिट्यूट नहीं कर सकती. इलेक्शंस ऑफ मेंबर्स एंड चेयरपर्सन कैसे होते हैं? ऑल द मेंबर्स ऑफ द पंचायत्स एट द विलेज, इंटरमीडिएट एंड जिला परिषद मीन्स डिस्ट्रिक्ट लेवल shall be elected directly by the people. Further, the chairperson of panchayats at the intermediate and district level shall be elected indirectly. Friends, I have already discussed with you कि विलेज पंचायत्स में जो सरपंच इलेक्ट होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं और जो इंटरमीडिएट यानी ब्लॉक लेवल पे या फिर जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो इलेक्टेड होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं वो मेंबर्स. बाय एंड फ्रॉम अमॉन्गस्ट द इलेक्टेड मेंबर्स देयर आर. उनमें से जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जब पंचायती इलेक्शंस होते हैं उनमें उन्हीं वही लोग जो हैं उनको इलेक्ट करते हैं. इसी तरीके से हाउ एवर द चेयरपर्सन ऑफ ए पंचायत एट द विलेज लेवल shall be elected in such a manner as the state legislatures determines. रिजर्वेशन ऑफ सीट्स का प्रोविजंस पंचायती लेवल यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में भी प्रिवेल करता है. ये एक्ट प्रोवाइड्स करता है फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन एवरी पंचायत, दैट इज एट ऑल द 3 levels in population of their in proportion of their population to the total population in the पंचायत एरिया. आगे इसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर जो है प्रोवाइड करती है फॉर द रिजर्वेशन ऑफ ऑफिसेस
of chairperson in the panchayat at the village level or any other level for the scheduled caste and scheduled tribe. The acts provides करता है रिजर्वेशन के लिए ऑफ नॉट लेस देन वन थर्ड ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स फॉर वोमेन, वोमेन के लिए भी रिजर्वेशन है, वन थर्ड ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स फॉर वोमेन्स के लिए, इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर वोमेन बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब. Further, not less than one third of the total member of offices of chairperson in the panchayats at each level shall be reserved for women. The Act also authorized the legislatures of a state to make any provisions for reservation of seats in any panchayats or offices of chairperson in the panchayats at any level in favor of backward areas or backward classes. So duration of panchayats, it will be 5 years term of the offices of the panchayat government. The act provides for 5-year terms of offices to the panchayat at every level. However, it can be dissolved before the completion of its term. Further, fresh election to constitute a panchayat shall be completed before the expiry of its duration of 5 years. In case of dissolution before the expiry of a period of 6 months from the date of its dissolution. Now the disqualifications, how the person shall be disqualified. A person shall be disqualified for being chosen as for being a member of panchayat if he or she is to he or she is so disqualified under any law for the time being in force for the purpose of elections to the legislature of the state concerned, or under any law made by the state legislatures. However, no person shall be disqualified on the ground that he or she is less than 25 years of age. If he or she has attained the age of 21 years, further all questions of disqualification shall be referred to such authority as the state legislature determines. State Election Commission is authorized to conduct the elections of the panchayat government. The superintendent's duration and control of the preparation of electoral rolls and the conduct of all election to the panchayats shall be vested in the State Election Commission. It consists of a State Election Commissioner to be appointed by the governor. His condition of service and tenure of office shall also be determined by the governor. He or she shall not be determined he or she shall not be removed by the office except in the manner and on the grounds prescribed for the removal of a judge of the state high court. His or her conditions of service shall not be varied to his disadvantage after his or her appointment. State legislatures may make provisions with respect to all matters relating to election to the panchayat. This is the power of the state legislature's government. Powers and functions. The state legislatures may endow the panchayats with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as institutions of self-government. Such a scheme may contain provision for the devolutions of powers, and responsibility upon panchayats at the appropriate levels with respect to the preparation of plan for economic development and social justice. Second, implementation of scheme for economic development and social justice as may be entrusted to them, including those in relation to the 29 matter listed in the 11th schedule. Those subjects which are included in the 11th schedule, that is the 29th subject. On the 9th subject, the powers and functions, the state legislature may endow these panchayats, and such power and authority may be necessary to enable them to function as institutions of self-government. And these
panchayat and the devolutions of powers and responsibility upon panchayats at the appropriate level. It prepare the plans for economic development and social justice, implementation of scheme for economic development and social justice as may be entrusted to them, including those means which are vested in the subject, that is 29 subject matters in 11th schedule of the panchayat government. So finances, how the panchayat government deals with the finance, how the panchayat can gain the finance. State legislatures authorize होती है, may authorize a panchayat to levy, यानी स्टेट लेजिस्लेचर जो गवर्नमेंट होती है स्टेट की, वो ऑथोराइज करती है, परमिशन ग्रांट करती है पंचायत को कि लीवी कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस, ये सब ऑथोराइज स्टेट गवर्नमेंट करती है. असाइन टू ए पंचायत टैक्सेस एंड ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस लीव्ड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. कुछ टैक्सेस लीव करती है पंचायत और कलेक्ट करती है स्टेट गवर्नमेंट. प्रोवाइड फॉर मेकिंग ग्रांट्स इन एड टू द पंचायत फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, नॉट फ्रॉम द सेंटर. जो भी ग्रांट्स इन एड दी जाती हैं पंचायत को, वो स्टेट की कंसोलिडेटेड फंड से दिया जाता है. एंड प्रोवाइड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंड्स फॉर क्रिएटिंग ऑल मनीज ऑफ द पंचायत. फाइनेंस कमीशन ऑफ द स्टेट जो होता है, गवर्नर अपॉइंट करता है, और गवर्नर ऑफ ए स्टेट शैल आफ्टर एवरी 5 years कॉन्स्टिट्यूट ए फाइनेंस कमीशन. किसके लिए? रिव्यू करने के लिए फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत. इट शैल मेक द रिकमेंडेशन, और ये फाइनेंस कमीशन जो है जब इसको रिव्यू करता है तो रिकमेंडेशन सबमिट करता है गवर्नर ऑफिस में. ये प्रिंसिपल्स जो होते हैं, क्या क्या सबमिशंस होती है उनकी फाइनेंस कमीशंस की. तो फर्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है बिटवीन द स्टेट एंड पंचायत ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ द टैक्सेस. वो ड्यूटीज, टोल्स या फीस लीव्ड बाय द स्टेट जो भी लिया जाता है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में रिकमेंडेशन दी जाती है. सेकंड, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेस और ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस जो होती हैं, दैट मे बी असाइन टू द पंचायत. थर्ड, ग्रांट इन एड जो दी जाती हैं पंचायत को फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, इनके बारे में ये रिकमेंडेशन दी जाती हैं फाइनेंस कमीशन द्वारा गवर्नर को. एंड सेकंड क्या है, मेजर्स नीडेड टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत. कैसे इंप्रूव किया जाए, किस तरीके से फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत की अपना जो फंड्स जनरेशन का जो प्रोग्राम है वो इंप्रूव किया जाए. एंड लास्ट इज एनी अदर मैटर रेफर टू इट बाय द गवर्नमेंट, रेफर टू इट बाय द गवर्नर in the interest of sound finance of the panchayats. So these are all recommendations given by the finance commission to the governor, and the government after that works upon it to improve the sound financial position of the panchayats. Central finance commission जो होता है shall also वो भी suggest करता है कि measures needed to augment the consolidated fund of a state to supplement the resources of the panchayat in the states on the basis of recommendations made by the finance commission of the state. अब इसके बाद जो कंडीशन प्रिवेल होती है कि जितने भी ग्रांट इन एड दिए जाते हैं या टैक्सेस लीव्स किए जाते हैं, ड्यूटीज, फीस जो भी हैं, आफ्टर दैट हाउ द गवर्नमेंट एग्जामाइन दीज अकाउंट्स ऑफ द पंचायत. दीज आर नोन एज द ऑडिट एंड अकाउंट्स. द ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट क्या करता है स्टेट लेजिस्लेचर का, ये मे मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स बाय द पंचायत एंड द ऑडिटिंग ऑफ सच अकाउंट्स. ये पंचायत के जो अकाउंट्स मेंटेन जो किए जाते हैं पंचायत द्वारा, और ऑडिटिंग किया जाता है उन अकाउंट्स के अकाउंट्स को, कि उनमें जो ग्रांट्स एंड एड्स उनका जो है रियल तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं. एप्लीकेशंस ऑफ यूनियन टेरिटरी भी होती हैं, जो उनका एप्लीकेशन कैसे किया जाता है. जैसे जम्मू एंड कश्मीर न्यू यूनियन टेरिटरी बनी है, अब यहाँ पंचायती राज तो 3 टायर इम्प्लीमेंट तो हुआ है, लेकिन अंडर डायरेक्ट द कंट्रोल ऑफ द
सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्योंकि यहाँ स्टेटहुड नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस कंडीशन में क्या होता है यूनियन टेरिटरीज में, कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वो मे डायरेक्ट दैट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट shall apply to any union territory subject to such exception and modification as he or she may specify। जो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफाई करता है जिन सब्जेक्ट्स को, वो डायरेक्ट करता है उन प्रोविजंस को कि वो वहां पर अप्लाई किए जाए यूनियन टेरिटरी में, उन सब्जेक्ट को, ऐसे सब्जेक्ट के अलावा जो जिनकी मॉडिफिकेशन एज ही में स्पेसिफाई। एग्जेम्प्टेड स्टेट्स एंड एरियाज कुछ होते हैं जिनको एग्जेम्प्ट किया जाता है, वो कौन से थे पहले, द एक्ट वो डज नॉट उन पे अप्लाई नहीं होता, तो उसमें जम्मू एंड कश्मीर भी था पहले, आप नहीं है, नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम अभी है, सर्टेन अदर एरियाज। These areas include the scheduled areas and scheduled castes, scheduled tribes in the state, hill area of Manipur for which a district council जहाँ exist होती है district council, और दार्जिलिंग district of West Bengal for which दार्जिलिंग गोरखा हिल्स काउंसिल exist, वहाँ दार्जिल गोरखा हिल काउंसिल exist करती है, वहाँ पर ये एरिया अप्लाई नहीं होते हैं, ये exempted areas हैं। कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड पंचायत का जो रूल्स होता है वो कंटिन्यू किया जाता है एग्जिस्टिंग लॉ एंड पंचायत। ऑल द स्टेट्स, जो जितनी भी स्टेट्स हैं, लॉज रिलेटिंग टू द पंचायत शैल कंटिन्यू टू बी इनफोर्स until the expiry of 1 year from the commencement of this act। In other words, we can say the states have to adopt the new Panchayati Raj system based on this act within the maximum period of 1 year from 24 April 1993, which was the date of the commencement of this act। However, all panchayats existing immediately before the commencement of act shall continue till the expiry of their terms unless dissolved by the state legislature sooner। Bar to interference by courts, एक्ट बार जो होता है वो इंटरफेस करता है बाय कोर्ट इन द इलेक्टोरल मैनर्स ऑफ पंचायत में, और ये डिक्लेयर करता है कि वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ रिलेटिंग टू द डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी और द अलॉटमेंट ऑफ सीट्स टू सच कॉन्स्टिट्यूएंसीज कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। रिमेंबर इट, कि डिक्लेयर किया जाए जो वैलिडिटी ऑफ किसी भी लॉ की होती है वो रिलेटिंग टू जो डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज या अलॉटमेंट ऑफ सीट्स जो होती हैं, ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को का जब डिलिमिटेशन या अलॉटमेंट होता है किसी भी कोर्ट में वो क्वेश्चन नहीं बन सकता। इट फर्दर लेज डाउन दैट नो इलेक्शन टू एनी पंचायत इज टू बी क्वेश्चनड एक्सेप्ट बाय एन इलेक्शन पिटीशन presented to such authority and in such a manner is provided by the state legislature। So last point is the 11th schedule, in which the Panchayati Raj was existed, and the 11th schedule was made after the amendment of 73rd in constitutions। 11th schedule तो कौन कौन से वो प्रोविजन थे, आइटम थी 29 जो रखी गई थी विद इन द प्रीव्यू ऑफ पंचायत, वो फर्स्ट थी 29 सब्जेक्ट कौन से हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एक्सटेंशंस। सेकंड, लैंड इंप्रूवमेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, लैंड कंसोलिडेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन। थर्ड, माइनर इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट एंड वाटरशेड डेवलपमेंट। एंड द fourth is animal husbandry, dairying and means dairy and poultry, and fifth is fisheries, sixth is social forestry and farm forestry, seventh is minor forest produce, and eighth is small scale industries including food processing industries, ninth is khadi village and cottage industries, 10th is rural housing, and 11th is drinking water, 12th is fuel and fodder, 13 is roads, culverts, bridges, ferries,
waterways and other means of communications. And 14 is rural electrifications including distribution of electricity. 15 is non-conventional energy sources. 16 poverty alleviation program. We can say eradications of poverty programs in the rural areas. 17 is education including primary and secondary schools. 18.18 subject is technical training and vocational education. 19 subject is adult and non-formal educations, adult and non-formal education. And 20th subject is libraries should be open in rural areas where the students and other retired peoples or non-retired peoples can conveniently go into the libraries and get the facilities of reading a different types and kinds of books which is necessary for the development of knowledge. 21 subject is cultural activities. 22 subject is markets and fairs. 23 subject is health and sanitation including hospitals, primary health centers and dispensaries. 24th subject is family welfare and 25th subject is women and child development. 26th subject is social welfare including welfare of handicapped and mentally retarded persons. 27th subject is welfare of the weaker sections and in particular of the scheduled castes and the scheduled tribes. 28th subject is public distribution system and the last 29th subject is maintenance of community assets. So these are the 29 subject which was kept in the 11th schedules of the Panchayati Raj system. Under these subject, the Panchayat Raj Panchayati government have authority to develop to make the development on the basis of these 29 subjects. These are included under the Panchayati government. So friends, now the lecture is ours and we will meet again with you on tomorrow with the latest lectures. So friends, please like, share and subscribe the channels. So thank you so much. Wish you very all the best and Jai Hind.